आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। नाज़रीन, वीक का दूसरा रोज़ है और रोज़ नए टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं। आज भी एक नया मौजू लेकर आए आप लोगों के लिए। कोशिश करते हैं कि यहाँ पे बैठकर ऐसे मौजू को आइडेंटिफाई करें जो कि आप लोगों के लिए अच्छा साबित हो सके और साथ आपको कुछ नॉलेज फराहम की जा सके, क्योंकि यहाँ पर बैठने का मकसद ये होता है कि सुबह सुबह एक अच्छी बात आप तक पहुँचाई जाए, एक अच्छी चीज़ आप तक पहुँचाया जाए और आपको ये पता चल सके कि मुआशरे में हो क्या रहा है। तो आज का जो मेरा मौजू है वो इसी टाइप का मौजू है, यानी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि नौकरी पेशा अफराद होते हैं लेकिन उसके बाद वो बिज़नेस की तरफ आते हैं। और हमारे जो मुल्क का कहते हैं ना सरमाया होता है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस होता है और इसमें ये होता है कि ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह माल ट्रांसफ़र करना। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें बाहर से आ रही होती हैं हमारे पास और बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान की ऐसी हो रही होती हैं जो बाहर एक्सपोर्ट हो रही होती हैं। यानी इसमें कितना जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस का मार्जिन होता है और किस तरीके से ये बिज़नेस चल रहा होता है और आगे जाके ये बिज़नेस जो है वो कितनी तरक्की कर सकता है या कोविड के दिनों के अंदर ये कितना बिज़नेस मुतासिर हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि मईशत का पहिया रुक गया था, तमाम जो है वो बिज़नेस सेक्टर जो है बुरी तरह मुतासिर हुए थे और जिस तरीके से हमने देखा कि बॉर्डर्स बंद थे, जगह जगह से कोई भी चीज़ जो है वो नहीं आ रही थी, यानी दीगर ममालिक से भी कोई भी चीज़ ना इंपोर्ट हो रही है और ना यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही थी। बड़ी मुश्किलात का शिकार हो रही थी तमाम चीज़ें। तो इन सिचुएशन के अंदर इन तमाम चीज़ों के अंदर से कैसे जो है वो बाहर निकले और कोविड अल्लाह का शुक्र है आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है और कमी आ रही है केसेस के अंदर। और अब जब मईशत खुली है, अब जब लोगों के कारोबार खुले हैं तो अब जो है वो क्या मार्जिन देख रहे हैं, क्योंकि महंगाई भी बहुत ज़्यादा उरूज पर आ चुकी है और ऐसी सिचुएशन के अंदर जहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बिज़नेस सेक्टर पे कितना असर पड़ा है या बिज़नेस जो कर रहे हैं लोग उनको कितना मार्जिन जो है वो दिखाई दे रहा है कि पहले क्या मार्जिन था और अब क्या मार्जिन है। तो आज तमाम जो है वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर बात की जाएगी इस प्रोग्राम के अंदर और साथ साथ ये भी बात करेंगे हम कि बिज़नेस सेक्टर के अंदर कितनी ज़्यादा इनकम रेशो जो है वो इंक्रीजेबल होता है एज़ कम्पेयर टू नौकरी पेशा अफराद। तो नाज़रीन, मेरे साथ जो आज प्रोग्राम के अंदर गेस्ट मौजूद हैं वो है हसन रफ़ीक साहब, जो कि कहते हैं ना कि हसन इंटरप्राइजेस के ओनर हैं और साथ ही साथ दूसरी जानिब मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो नदीम जावेद हैं, वो भी हसन इंटरप्राइजेस से इंटरलिंक करते हैं। तो इन दोनों को वेलकम करूँगी प्रोग्राम के अंदर, आप दोनों को वेलकम करूँगी। सबसे पहले तो मेरा सवाल हसन साहब आपसे यही है, आप पहले भी आ चुके हैं और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से हमने बात की थी और जिस तरीके से हम देख रहे होते हैं कि मुल्क का एक पहिया होता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और यहाँ से इम्पोर्ट होना एक्सपोर्ट होना चीज़ें एक दारोमदार चल रहा होता है। तो ये तमाम चीज़ें किस तरीके से फेस कर रहे होते हैं और अब जो सिचुएशन है, अब जो एक और कोविड की लहर आ रही है, तमाम चीज़ों को कैसे देख रहे हैं? थैंक यू फॉर द इनविटेशन शो। अच्छा, ये बात पहले भी डिस्कस हो चुकी थी, किसी भी मुल्क के अंदर बैकबोन जो होती है वो उसकी ट्रेडिंग होती है, चाहे वो इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो। लेकिन आफ्टर कोविड जो असरात पूरी दुनिया की मईशत में आए, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर भी, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन्फ्लेशन है। जो आपकी इंक्रीज़ ऑफ प्राइसेस है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की जो इंक्रीज़ हुई है, उसकी वजह से आम बिजनेसमैन जो नॉर्मल मिडिल क्लास बिजनेसमैन है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है, क्योंकि उसके पास उसका कैपिटल श्रिंक हो गया। दूसरा जो इस वक्त जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो फ्रेट को लेके है। पूरी दुनिया से जिस वक्त ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत एक्सपेंसिव हो गई है। इसकी वजह से हमें ख़ास तौर पे जो इंपोर्ट से ख़ास तौर पे लोग वाबस्ता है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ के अंदर है। अब वो चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के रॉ मटेरियल इंपोर्ट्स कर रहे हो या आप कोई फिनिश प्रोडक्ट्स या कोई भी चीज़ आप इंपोर्ट कर रहे हो। गवर्नमेंट को इस वक्त मेरी तो गवर्नमेंट से बहुत रिक्वेस्ट है कि जो छोटा तबका है इसको ख़ास तौर पे उठने की ज़रूरत है। इसके ऊपर कोई ख़ास वो करे, बजाय उसको फेवर देने के। इंटरेस्ट रेट आपने देखा लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी में उन्होंने 1.75% और बढ़ा दिया, जो उम्मीद है कि हम नेक्स्ट टाइम और बढ़ाने के ऊपर है, क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट कंटिन्यूस बढ़ रहा है। बजाय इसके कि हमें कुछ फेवर मिले, हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें आसान शराइत पे कर्ज़े दिए जाएं ताकि हम अपने बिज़नेस को दोबारा रिवाइज़ कर सकें। जो पैसों की शॉर्टेज आ गई है उसको हम पूरा कर सकें। लेकिन गवर्नमेंट भी शायद इस पोजीशन में नहीं है, गवर्नमेंट के पास शायद इतने ज़राई नहीं है कि आप हमें फेवर कर सकें। लेकिन इस वक्त छोटा बिजनेसमैन बहुत प्रॉब्लम में, जैसे छोटा तनख्वाहदार तबका बहुत प्रॉब्लम में, महंगाई की वजह से या इन्फ्लेशन की वजह से बहुत ज़्यादा सिचुएशन अजीब सी हुई है। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप कुछ पॉलिसी नहीं बना सकते। पिछले 6 दिन के अंदर 4 रुपये आपको डॉलर की प्राइस जो है वो आपकी डिक्रीज़ हो चुकी है। पैसा मुसलसल
आपका डिक्रीज हो रहा है, रुपए की कदर गिरती जा रही है, गिरती चली जा रही है। ये सिचुएशन ऐसी नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा कि ये अगले 2, 4, 5 दिन के अंदर कहीं रुकेगी या हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर कोई रुकती भी नज़र आ रही है, क्योंकि ना हमारे सामने कोई साफ पॉलिसी गवर्नमेंट की है, ना हमें खुद को कुछ समझ में आ रहा है कि हमने क्या अचीव करना है, क्या किस तरफ जा रहे हैं। मैं तो बहुत मुअद्दबाना गुजारिश भी करूँगा पॉलिसी मेकर्स के साथ भी कि खुदारा अब बहुत हो चुका, मतलब अगर इससे ज़्यादा होगा तो अब वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। छोटे बिजनेसमैन के लिए, मिडिल क्लास बिजनेसमैन के लिए बहुत मुश्किल है सर्वाइवल इस वक्त, चाहे वो ट्रेडिंग ले लें, चाहे कुछ भी सेक्टर आप उठा लें। तो थोड़ा सा अब सिचुएशन है, हमें जागने के लिए हमें उठना पड़ेगा। ठीक है, नदीम आपकी तरफ आऊँगी। आप खुद भी हसन एंटरप्राइजेस से लिंक करते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड हैं आप क्या देख रहे हैं कि पहले के दौर के अंदर और अब दौर के अंदर कितनी जो है वो मुश्किलात फेस कर रहे हों, और इस तरह के बिज़नेस सेक्टर जो कोविड के दिनों में भी हमने देखा काफ़ी मुतासर हुए, तो अब जब खुले हैं आहिस्ता आहिस्ता बिज़नेस सेक्टर, तो अब भी महंगाई का एक और जो कहते हैं ना बम आप लोग के ऊपर गिरा चुके हैं और तमाम अवाम के ऊपर वो गिरा है, तो उससे कितना मुश्किल हो रही है? बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, इसमें हम लोग अगर ये देखें तो किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए अगर हमारे पास 2-4 रास्ते जो बेसिक्स कहलाते हैं, एक उसमें मैन्युफैक्चरिंग एस्पेक्ट होता है, दूसरा एक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट इटसेल्फ जो है अगर हम लोग देखें तो इससे बहुत सारे शोबे वाबस्ता हैं। मतलब आपका मैन पावर जितनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट या ट्रेडिंग से ले लें तो इसमें बहुत सारे लोग एफिलेटेड होते हैं, जिसमें से उनके घर का जो अखराजात हैं वो चल रहे होते हैं। अब अगर हम इसी को मुतासर कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट देखिए हम लोगों के पास कितना सिवियर आ रहा है। आप हमारा इन्फ्लेशन रेट देखिए और जीडीपी देखिए, इसका गैप दिन ब दिन कम होता जा रहा है, जो हमारे लिए बड़ी अलार्मिंग पोजीशन है। अब जहाँ तक महंगाई की बात है, एक तरफ हम लोग कहते हैं जी मतलब ये पुरानी हुकूमतों का तोहफा है, फिर दूसरी तरफ हमारे कुछ वज़रा हज़रात ये भी साथ साथ कहते नज़र आते हैं कि जी इंटरनेशनल इम्पैक्ट है। मतलब हम लोग को अभी तक पॉलिसी को लेकर कोई ख़ास क्लेरिफिकेशन नहीं आ रही है, जिसकी वजह से एम्बिग्यूटीज़ इतनी है कि एक बिजनेसमैन जो है वो आज की भी सोच रहा है, जो कि पहले शायद इतना नहीं था। अगर वो प्रोजेक्शन लेकर चल रहा होता था तो वो इसी तरह लेकर चल रहा होता कि 10 दिन बाद का क्या होगा या 20 दिन बाद का क्या होगा। अब उसको ये लेकर चलना होता है कि 2 या 3 महीने बाद उसके साथ किस तरह की पोजीशन होगी, क्योंकि डे टू डे चेंजेस आ रही हैं। तो इन्फ्लेशन जो हमारा बढ़ता जा रहा है, और ख़ास तौर पे जो लोग जो मज़दूरदार और दिहाड़ीदार तबका है वो मुतासर हो रहा है, जिसकी वजह से हम लोग मतलब आम जो शहरी है, क्योंकि वो ज़्यादा मुतासर है, तो आम सर्कल ऑफ लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, आम सर्कल का जो ज़िंदगी का पहिया है ना वो बड़ा डिस्टर्ब हुआ हुआ है। अच्छा हसन साहब, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ट्रेडिंग का जो बिज़नेस होता है वो सबसे ज़्यादा ऑब्वियस सी बात है कि रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, लेकिन उसके साथ बड़े लोग जुड़े हुए होते हैं। चाहे वो कहते हैं ना कि आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करवा रहे हैं तो फिर वो लेके जाना, फिर लेके आना, बहुत सारी चीज़ें उससे इंटरलिंक करती हैं। तो उन तमाम चीज़ों को कैसे मैनेज करें, क्योंकि फ्यूल का जो रेशो अब मैं देख रही हूँ तो वो काफ़ी हाइक पे चला गया, बहुत ज़्यादा पीक पे चला गया। तो फ्यूल के बनिस्बत किस तरीके से अब मार्जिन क्रिएट किया जाता है, यानी रेट्स के रेशो के अंदर कितना मार्जिन क्रिएट होता है? अच्छा मैम, इसके अंदर ना एक अजीब होता है, मतलब हर चीज़ बिज़नेस के अंदर ना हर चीज़ एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती है। मतलब आप एक चीज़ की प्राइस जब आप बढ़ाते हैं तो हर चीज़ उसके साथ इंटरलिंक्ड होती चली जाती है। अच्छा, फिर उसके अंदर कुछ बिजनेसमैन भी होते हैं, लोग ये कहते हैं कि माफियाज हैं, शायद प्रॉफिट मार्जिन बहुत रखते हैं, लेकिन मैं इसको और नज़र से सोचता हूँ कि बिजनेसमैन बेसिकली प्रॉफिट या इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट प्रॉफिट लेने के लिए आता है। मतलब अगर उसकी 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट है तो वो 1 रुपये कमा रहा है, जब उसकी इन्वेस्टमेंट बढ़ के डबल हो जाएगी तो वो ज़ाहिर है वो 2 रुपये कमाएगा। इससे हमारी महंगाई और आगे की तरफ जाती है। प्राइस कंट्रोलिंग के लिए कुछ एक इदारे तो बहुत है हमारे मुल्क में, प्राइस कंट्रोलिंग के लिए भी कुछ होना चाहिए, गवर्नमेंट तो सीरियस वो लेनी चाहिए, क्योंकि बिजनेसमैन हो या कोई भी हो, वो जब चांस लगता है तो उसको मौके से फ़ायदा उठाते हैं सारे। लेकिन फिर वही बात है कि आप इसको कहीं पे रोकेंगे या किसी एक जगह के ऊपर आपको इसको रोकना पड़ेगा, फिर उसके बाद जाके आप आगे की प्रोजेक्शन कर सकते हैं। अभी मसला ये आ रहा है कि हम कहीं रुक ही नहीं रहे, मतलब हर आदमी परेशान है और इतनी अजीब सी सिचुएशन डेवलप हुई हुई है मुल्क के अंदर। या आप बिलीव करें कि हम बेसिकली लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास बिजनेस से ताल्लुक़ रखते हैं, हम सारा दिन ऐसे ऐसे वाइट कॉलर लोग देखते हैं, आप बिलीव करेंगे, मतलब अच्छे खासे वाइट कॉलर लोग आंसू से रो रहे होते हैं। और
बेचारे वो कुछ नहीं कह सकते। गवर्नमेंट को शायद नज़र तो आता है कि यार रेस्टोरेंट्स भरे हुए हैं, ये लोग परचेज कर रहे हैं, लेकिन अब देखिए वो कितने 2% लोग होंगे, 3% होंगे, 5% लोग होंगे, लेकिन जो बाकी 95% इंसान हैं वो पाकिस्तान में, वो बहुत बहुत मुश्किल में। और इस पर कोई देखिए कोई पॉलिटिकली बात नहीं कर रहा मैं, कोई आपसे नहीं, ऑब्वियस सी बात है कि जिस तरीके की सिचुएशन चल रही है और जिस तरह की महंगाई हम उरूज पर देख रहे हैं, ऐसे में हर तबका परेशान है। और कहते हैं ना कि लोअर क्लास मजीद लोअर होता जा रहा है और मिडिल क्लास जो है वो लोअर क्लास की तरफ आ रहा है। तो ये तमाम चीज़ें तो बिल्कुल देखने में आ रही हैं और इसमें कसूर किसी आवाम का नहीं है या किसी दूसरे बंदे का नहीं है, बल्कि इसमें कसूर हमारे हुक्मरानों का, जिन्होंने ऐसी पॉलिसी मेंटेन की है और जिनके पास कोई रीजंस नहीं है कि महंगाई हमने की क्यों है। वो कोई कहता है वही वाली बात है कि इंटरनेशनल सतह पर महंगाई हुई है, कोई कहता है पीछे से चीज़ें महंगी आ रही हैं। तो रीजंस हैं सिर्फ, और उसके बाद कोई ऐसी वजाहत नहीं है जिसकी वजह से हमें ये लग सके कि हाँ महंगाई होना जो है वो जायज़ है। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाऊँगी, ब्रेक से वापस आऊँगी, देखते रहे मुस्कुराती सुबह। जी नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, हम लोग बात कर रहे थे कारोबारी अफराद के हवाले से, यानी जिस तरह से महंगाई हो रही है ऐसे में कारोबार कितना मुतासर हो रहा है और कारोबार के अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं, तमाम चीज़ों के हवाले से हम बात कर रहे थे। और अब जो मैं बात करूँगी वो ये है कि कंपैरिजन करेंगे कि नौकरी पेशा अफराद जो है वो कितने ज़्यादा जो है वो कारोबार के अंदर मुतवज्जा होना शुरू हो गए हैं या कारोबार ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि ये कहते हैं ना कि एक नौकरी पेशा अफराद जो है वो मैंने बहुत सारी मेजॉरिटी देखी है कि वो लोग अपनी नौकरी से तो वैसे ही कहते हैं ना बेजार हो चुके हैं, क्योंकि जितना मार्जिन वो कमा लेते हैं उससे तो अपना ही पूरा कर लें तो बहुत गनीमत होती है और ऐसे में अपने घर को चलाना या दीगर चीज़ों को देखना तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो नौकरी पेशा अफराद जो है वो कितना जो है वो मार्जिन क्रिएट करता है अपनी ज़िंदगी के अंदर एज़ कम्पेयर टू कारोबारी अफराद। तो ये चीज़ें बड़ी जो है ना आप लोग को नॉलेजेबल देंगी, क्योंकि नॉलेज रखना ये आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम लोग देख रहे होते हैं कि मेजॉरिटी जो नौजवान नस्ल है वो नौकरी की तरफ ज़्यादा राग़िब होती है और कहती है कि पार्ट टाइम नौकरी कर लेंगे उससे अपना गुजारा हो जाएगा और उसके बाद जो है जो गुजारा हम चला रहे हैं वो सिंपली हम चलाते रहेंगे। लेकिन कारोबार जो लोग करते हैं उनके पास ज़रा मार्जिन ह्यूज होता है, उनके पास ज़रा प्लेटफॉर्म बड़े हो जाते हैं और साथ साथ जो दीगर भी एक्टिविटीज़ उनकी ज़िंदगी के अंदर होती हैं, चाहे वो अपनी फैमिली को देखना या उनकी दीगर चीज़ों को देखना, वो एक्सपेक्ट्स भी ना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आज जो है वो हम इस पर बात करेंगे। हसन साहब, आप क्या समझते हैं? आप खुद कारोबारी अफराद हैं और कारोबार करें, कितने सालों से कारोबार करें आप? और इससे पहले आपने भी यंग एज के अंदर नौकरी की होगी और उसके बाद ही आप कारोबार की तरफ आए होंगे, तो क्या रेशो देखा दोनों की तरफ? अच्छा नहीं, मुझे तकरीबन 20 साल हो गया प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आते हुए। अच्छा, जॉब मतलब इससे पहले मैंने जॉब नहीं की लाइफ के अंदर, क्योंकि हम जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, चनियोट शेख बरादरी से ताल्लुक़ है हमारे यहाँ ज़रा जॉब को ऑड समझा जाता है और हम बिज़नेस ही की तरफ आते हैं। मतलब बच्चे जब से ग्रूम होने शुरू होते हैं, यानी ख़ानदान ही बिज़नेस की तरफ, ख़ानदानी बिज़नेस नस्ल दर नस्ल हम मतलब करते, बीच में कुछ एक आधा मतलब कोई चला जाए तो जॉब की तरफ, लेकिन हमारे वालिदैन की तरफ से, हमारे वालिद की तरफ से ये एक रिस्ट्रिक्शंस होती है कि आपने बिज़नेस ही करना है। तो उस वजह से शुरू से जो ग्रूमिंग है, क्योंकि घर में कारोबार ही देखते हैं, मतलब बाप दादा को ज़िंदगी भर कारोबार करते देखा, तो वो ग्रूमिंग उसी हिसाब से होती चली जाती है। और मैं आज भी इस बात को समझता हूँ कि हम शायद हम लोग ठीक हैं एज़ कम्पेयर टू, अगर आप जॉब रिलेटेड पर्सनस को देखें, वो असल में जॉब के बाद ना आपकी जो माइंड सेट है वो एक लिमिटेड महदूद हो जाता है। अच्छा, बिज़नेस की तरफ लोग आते हैं इस वजह से नहीं है शायद, क्योंकि उसकी स्टार्टिंग बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, आपको सेट होते बहुत टाइम लग जाता है। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा लकी भी हैं तो फिर भी आपको कम से कम 2, 5 साल, 7 साल आपको चाहिए, एक बहुत हार्ड वर्किंग चाहिए शुरू में अपने आप को मार्केट करने के लिए, एज़ कम्पेयर टू जॉब में आपको फर्स्ट मंथ जो है वो आपकी सैलरी आना शुरू होती है, आपकी पॉकेट में पैसे आने शुरू हो जाते हैं, जो बड़ा एट्रैक्टिव सा लगता है। लेकिन मैं आज भी मैं सबसे भी यही कहता हूँ, और अपने बच्चे भी हैं माशाल्लाह, मेरा बेटा है, मैं उसको भी यही कहता हूँ कि यार बिज़नेस की तरफ आना चाहिए, चाहे आप छोटे से स्टार्ट करें। इवन कि मतलब आप एक फ्राइज़ का अगर आप ठिया भी लगा लेते हैं, इट वुड बी मच बेटर, क्योंकि उसके अंदर स्कोप है बहुत ज़्यादा। आपको ब्रांड रोज़ की अर्निंग है, आप अपने ब्रांड को जितना चाहें बढ़ा सकते हैं, आपके पास अपना मार्जिन है। और बिज़नेस आप अगर जॉब भी कर रहे हैं तो हम मतलब 5-6 बजे आप फ्री हो जाते हैं, उसके बाद आपको कुछ ना कुछ पार्ट टाइम बिज़नेस करना चाहिए लाइफ के अंदर। ये आपको वैसे भी दिमागी तौर पे भी खोलता है, सिखाता है बहुत कुछ, दुनिया को कि आपकी नॉलेज समझ में आती है। बिज़नेस एक मतलब एक वाइड स्कोप है। और अच्छा, अब जिस हालात से हम गुजर रहे हैं मुल्क के, उसमें वैसे भी एक छोटे बिजनेसमैन की बहुत ज़रूरत है।
हम मुल्क के उस वक्त कि आप जितना ज़्यादा आप काम करेंगे, जितनी अर्निंग है उतनी आपकी अपनी पर्सनल भी बेनिफिट है, मुल्क के लिए भी बेनिफिट है। ज़ाहिर है आप कुछ ना कुछ गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव में भी जमा करा रहे होंगे। तो मेरा तो ज़ाती ख्याल ये है कि बिज़नेस को बहुत प्रमोट करना भी चाहिए गवर्नमेंट लेवल पे भी, और आम फैमिलीज़ के अंदर भी। बहुत सारी फैमिलीज़ हैं आज भी शायद बिज़नेस को अच्छा नहीं समझती, वो इस सिचुएशन में होती हैं कि शायद बिज़नेस कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है या उसमें कोई गलत काम करते हैं इंसान। लेकिन ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, आप सही काम भी कर सकते हैं, गलत काम भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी मेहनत का अल्लाह हलाल रोज़ी आपने कैसे कमानी वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा नदीम आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि यंगस्टर्स होते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर सारे जो है ना यंगस्टर्स जब गुजर रहे होते हैं उस लाइफ से, तो वो एक पार्ट टाइम जॉब करना पसंद करते हैं। और जिस तरीके से नबील भाई ने बात की और कि जिस तरह के हालात हम देख रहे हैं, ऐसे सिचुएशन के अंदर नौकरियों से लोगों को फारिग किया जा रहा है। तो जितने भी लोग हैं वो नौकरियों से फारिग हैं ऑलरेडी, और इस सिचुएशन के अंदर किस तरह से मैनेज करना चाहिए कि कारोबार को आप बेहतर देखते हैं एज़ कम्पेयर टू नौकरी? देखिए जी, नौकरी का जहाँ तक ताल्लुक है, कोई भी नौकरी पेशा फ़र्द होता है उसका ख्वाहिश ज़रूर होती है क्योंकि वो अपना बिज़नेस करे, एक किसी की हुक्मरानी ना हो, और ख़ास तौर पे बिज़नेस में चूँकि स्कोप होता है और इनोवेशन के आपके पास मार्जिन ज़्यादा होता है कि आप कुछ भी करेंगे यू विल बी अर्निंग। आप ऑन दी अदर हैंड आप जॉब में जितना भी अगर डिलीवर कर लें तो वो चीज़ नहीं आती, या आज कल का जो माहौल चल रहा है, यू हैव टू डू मोर फॉर टू गेट मोर। तो जहाँ तक ताल्लुक बिज़नेस का है, लेकिन बिज़नेस को भी अगर हम लोग इस तरह देखें कि हर बंदे के लिए अब उसने जो हालात हमारे पास सामने आ रहे हैं, बिज़नेस के इतने रिस्क हैं, वो लेने से ही डरता है। आम आदमी कहता है कि मुझे एक कम से कम मेरा जो किचन है वो सिक्योर है, मैं क्यों दूसरे ऑप्शन की तरफ जाऊँ। वो भी सारी अनस्टेबिलिटी की वजह से, मुल्क में जो अनस्टेबिलिटी है, कोई रिस्क नहीं लेता। जब कोई रिस्क नहीं लेता, शेल्टर नहीं दिया हुआ, बिल्कुल जो आपकी इकोनॉमी है वो बेसिकली श्रिंक होती है, कोई नए आइडियाज़ नहीं आते। अब हम लोगों को अगर ये लगता है कि जी इंपोर्ट से रिलेटेड या एक्सपोर्ट में हम लोग पेपर है या टायर्स हैं या जो हमारे शुरू से चलते आ रहे हैं काम, नहीं, अभी हमारे पास बहुत स्कोप और भी आया है। हम लोग सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट की पोजीशन में आ गए, हम लोग मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं और मेडिकल को या मतलब मेडिकल से रिलेटेड बहुत से काम हैं जो हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं। और अब क्योंकि दुनिया जो है बहुत सिमट चुकी है, अब हर चीज़ श्रिंक होकर ऑन योर पाम है, तो हम लोग को ज़राए मिलने चाहिए थे। लेकिन बदकिस्मती से क्योंकि हमारी पॉलिसीज़ ऐसी नहीं है, लोगों में अनसर्टेनिटी है, और ख़ास तौर पे जो हमारी यंग यूथ है जो कि बहुत ज़्यादा मतलब एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड से अगर किया जाए तो हमारे यहाँ वो ज़्यादा है। लेकिन फिर भी उसको होना ये चाहिए था कि वो रिस्क लेने वाली, क्योंकि वही एक फौज होती है, एक टाइम आता है आफ्टर सर्टेन एज आप रिस्क लेने से अवॉइड करते हैं। हमारे यहाँ यंग यूथ है, उसको प्रोमोट होना चाहिए कि वो बिज़नेस की तरफ आए। बिज़नेस से जॉब क्रिएशन होती है और अल्टीमेटली आप अपने सरमाए में भी एक इजाफा कर रहे होते हैं और मुल्क को भी आप सपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि पॉलिसीज़ का फुकदान है, फिर वही बात आ जाती है कि हर एक को यहाँ अपनी अपनी पड़ी हुई है कि जैसे तैसे करके मैं अपना घर पूरा कर लूँ, इसके लिए वो किसी हद तक भी चले जाता है। नहीं तो नफ्सा नफ्सी का दौर है ना, कसूर तो उसका भी नहीं है। जिस तरीके की हालात चल रहे हैं, जिस तरीके के सूरत हाल चल रहे हैं, उसमें आपने ही कहा कि अपना किचन पूरा होगा तो ही वो दूसरे का सोचेगा ना। जब अपना किचन ही पूरा नहीं हो रहा, या अपनी चीज़ें ही पूरी नहीं हो रही, या अपनी नेसेसरी चीज़ें पूरी नहीं हो रही, तो फिर वो कैसे आगे का सोचेगा? देखिए जी, इसको अगर हम लोग थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड वे में कर लें, मतलब अगर अपने आप से बालातर होके भी थोड़ा सा, ठीक है, उसके लिए अपनी नेसेसिटी पहले वो खुद है, लेकिन अगर हम लोग ऑर्गेनाइज्ड वे में कर लें तो शायद हम मुल्क के ख़जाने में भी अच्छी जो है अपना रोल प्ले कर सकते हैं, और ख़ुद भी इससे ज़्यादा। अब अगर हम लोग इसको अनऑर्गेनाइज्ड वे से चलाई जा रहे हैं कि ठीक है जैसे तैसे करके, जैसे दिहाड़ी वाली बात होती है, जैसे तैसे करके बस आज का दिन गुजारना है, तो वो हम लोग का हम अपने आप को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, आने वाली नस्लें भी हमें क्योंकि देखेंगी तो वो इसी डगर पे लग जाएंगी। बेसिकली व्हाट वी नीड इज एक्चुअल चेंज। नाम नहीं होना चाहिए चेंज, हमारी सोच में चेंज आना चाहिए, हमारे किरदार में चेंज आना चाहिए, और हमारी एक्चुअल जो है एक्शंस में चेंज आना चाहिए, ताकि हम लोग एक तरक्की याफ्ता कौमों में शामिल होने के लिए हमें कुछ अब करना पड़ेगा। मतलब अगर हम लोग यही कहते रहे कि मगरिब में ऐसा होता रहता है और वही किस्से कहानियाँ सुनते रहे हम अपने सियासतदानों की कि जर्मनी में ऐसा होता है, यूरोप में ऐसा होता है,
इट्स ओवर नाउ, अब हम लोगों को डिलीवर करना है, अगर अब नहीं तो अब फिर बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। अच्छा, मैं आप ही के पॉइंट को रेस करूंगी, जिस तरीके से आपने कहा कि जो है रिस्क बेस होता है काफ़ी ना, क्योंकि लोग अभी सोच रहे हैं हालात ऐसे हैं, और जैसे कि कोविड की सिचुएशन भी आपके सामने थी, जब कोविड आया है 2 साल मईशत जो बंद रही है हमारी, और लॉकडाउन का जो है वो समा था कि हर तरफ हमने लॉकडाउन देखा, कोई कारोबार खुला हुआ ही नहीं था, ऑनलाइन की तरफ हम आ गए थे, लेकिन ऑनलाइन भी इतना वर्क नहीं किया। तो ये तमाम चीज़ों के ऊपर अगर कोई भी बंदा सोचे कि अगर हमें अपना सरमाया लगाना चाहिए, और अगर वो सरमाया लगा देता है और उसके बाद उनको इन तमाम चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है या इन तमाम चीज़ों को फेस करना पड़ता है, तो वो अपने आप को कहाँ स्टैंड होते हुए देखेगा? क्योंकि जिस तरह की हम यंग यूथ की बात करें तो माशाल्लाह टैलेंट की कमी नहीं है हमारे मुल्क के अंदर, नई नई इनोवेशंस भी होती हैं, नई नई चीज़ें भी लोगों के माइंड के अंदर होती हैं, नई नई तरक्की भी उनके दिमाग में होती है कि अगर हम ये स्टेप लेंगे तो माइट भी पॉसिबल हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा और हम भी जो है वो आगे की तरफ जो है मूव ऑन करेंगे। लेकिन जिस तरीके के हालात हैं, ऐसी सिचुएशन के अंदर रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है, और ऐसे में अगर कोई अपना सरमाया लगाएगा तो वो सरमाया लगा के खुद कहाँ स्टैंड होगा। देखिए जी, बहुत अच्छी मिसाल आपने दी है ऑनलाइन बिजनेस की। अब ऑनलाइन बिजनेस को जो अनऑर्गेनाइज वे से हम लोग कर रहे हैं, आप इसी पेंडेमिक के दौरान देखिए कि जो आपका अमेज़ॉन के जो ओनर हैं वो अपने किस स्टेज पर आगे खड़े हो गए, उन्होंने इसी ऑनलाइन बिजनेस से इसी पेंडेमिक के थ्रू सर्व किया, पेंडेमिक के दौरान सर्व किए। ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान में अगर कोई भी जो लोकल बेस्ड या यहाँ की जो भी कंपनीज ऑनलाइन काम कर रही हैं वो कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं करती। ऑर्गेनाइज वे में हम लोगों ने यहाँ हर चीज़ सोची हुई है कि एक दफ़ा कस्टमर का जो एतमाद है उसको जीतने के लिए हमने कुछ भी नहीं किया। वो प्रोडक्ट ऐसी देता है, अगली दफ़ा उससे मंगाने से गुरेज करते हैं। एग्जैक्टली, वो कहते हैं ना पिक्चर कुछ और होती है और आता कुछ और अच्छा है। उसके बाद अगर इंटरनेशनल तौर पर अमेज़ॉन या अली बाबा वगैरह भी आप देख लें तो वो आफ्टर सेल्स भी आपको अकोमोडेट करते हैं। यहाँ आप चीज़ अगर आपकी कहीं से ऑनलाइन आ गई है तो आपको यहाँ कोई वाली वायरस नहीं है, पूछना ही नहीं, क्योंकि जाहिर है वो हर चीज़ ये देख रहे हैं कि जब अपर लेवल पे कोई देखने वाला या पूछने वाला, चेक एंड बैलेंस नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है किसी की, तो जो जिसके समझ में आता है वो उसी तरह ही करता है। तो हसन साहब, आप भी यही चीज़ सोच रहे हैं कि इस तरह की जो ऑनलाइन बिजनेस हैं या जो ऑनलाइन के ऊपर हम जा रहे होते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी कौम ही मैंने बहुत सारी ऐसी देखी है जो कि घबराती है कि भाई ऑनलाइन नहीं मंगवाना हमने, जितनी हमारी जो है ऑनलाइन ऐप्स हैं अगर हम उनसे कुछ ऑर्डर करें तो हमेशा दिमाग में ये आता है कि यार ये आएगा भी या नहीं आएगा। हम ऑर्डर तो करें, रिस्क दिमाग के अंदर आता है कि भाई ये आएगा भी या नहीं आएगा, या फिर हमारे जहन में खदशात होते हैं कि ये पहुंचेगा भी या नहीं पहुंचेगा, कोई वो तो नहीं है, चीटिंग तो नहीं हो रही। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नहीं आती है क्वालिटी, बहुत सारी चीज़ें होती है, क्वालिटी का फ़र्क होता है, प्लस जो है वो कहते हैं ना ट्रस्ट बिल्डअप नहीं हो पाता। नई नई वेबसाइट जो है वो लॉन्च हो चुकी होती हैं, इस पर भी बात करूँगी, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाऊँगी, ब्रेक से वापस आऊँगी। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि नौकरी पेशा अफराद जो हैं वो कितने ज़्यादा जो है कंपैटिबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू कारोबारी अफराद के, और जैसे कि हम माशरा देख रहे हैं, जैसे कि हम सोसाइटी देख रहे हैं, और हमने बहुत सारे हालातों के ऊपर बात की। महंगाई आपके सामने है, कोविड की सिचुएशन आपके सामने है, और जिस तरह से अभी भी हमने आपको कल भी प्रोग्राम के अंदर बताया कि अब कोविड की नई लहर जो है वो आने वाली है, और 6 अफ्रीकी ममालिक के अंदर इस वक्त ये लहर जो है वो मौजूद है। और पाकिस्तान के अंदर अब तक जो है वो कोई केसेस रिपोर्ट नहीं हुए, और अल्लाह से दुआ भी यही है कि इन फ्यूचर जो है वो इस तरीके की हम वबा से दूर ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन इस तरह के हालात से जब हम गुजर रहे हैं तो हमें अपनी स्ट्रैटेजीज़ और प्लानिंग को बड़े स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, बड़ी जो है ना मजबूती के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि 2 साल का अरसा जो है वो हम गुजार चुके हैं इस सिचुएशन के अंदर, और मज़ीद हमें इसी अरसे के अंदर गुजारना है, इसी सिचुएशन के अंदर अपने आप को सेटल आउट करके जो है वो ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। और बहुत सारे लोग जो है वो इसी के साथ चल भी रहे हैं, यानी पूरी हमारी मईशत, हमारी जो है पूरा मुल्क जो है वो इसी के साथ सेटल आउट होकर चल रहा है। लेकिन आगे भी हमने अपने पैरों को मजबूत ही रखना है ताकि हम जो है डगमगा ना सकें। बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम सीख गए हैं कि बैलेंस कैसे करना है, तो आगे भी स्ट्रेटजीज़ को ऐसे मेंटेन करके चलना है। अच्छा, साथ ही जैसे कि हम बात कर रहे थे बिज़नेस सेक्टर के ऊपर, यानी बिज़नेस का और कारोबार कितना मुफीद होता है एज़ कम्पेयर टू नौकरी से रिलेटेड, और जैसे कि हसन साहब ने भी मुझे बताया कि काफ़ी फ़्लो होता है बिज़नेस के अंदर, और वहाँ पे जो है वो अपना मार्जिन अच्छी तरीके से क्रिएट भी कर सकते हैं। और जो नौजवान नस्ल है वो अगर शुरू से स्टार्टिंग से ही अपने बिज़नेस की तरफ आए तो आगे जाके बड़ा स्कोप होता है। अच्छा हसन साहब, बहुत सारे बिज़नेस में ऐसा भी होता है कि
हम लोग देखते हैं कि पार्टनर्स की सूरत में बिजनेस होता है। आप दोनों भी मुझे पार्टनर ही लग रहे हैं और हमने हमेशा देखा है कि पार्टनर की सूरत हाल में एक तो बरकत होती है, दोनों पॉइंट से बड़े अच्छी मार्जिन से जो है बात होती है, और एक पॉइंट आपने रखा, दूसरा पॉइंट किसी और ने रखा, तो उसकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और मेजॉरिटी हम देख रहे होते हैं कि जो यूथ है, यंग यूथ है, अगर वो किसी पार्टनरशिप के अंदर काम कर रही होती है तो उसमें मैंने हमेशा केसेस देखा है कि पेशेंस की कमी बड़ी होती है। यानी अगर इख्तलाफात हो गए किसी बात के ऊपर, या अगर आपका पॉइंट उसने जो है वो रिजेक्ट कर दिया या किसी और का पॉइंट उसने रिजेक्ट कर दिया, आपस के अंदर ही इख्तलाफात जन्म लेना शुरू कर देते हैं और उसके बाद पेशेंस की कमी के बायस जो है कहते हैं पैक करो और आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। इस तरह की कोई सिचुएशन होती है या इस तरह के आप लोगों ने चीज़ें देखी हैं अपनी लाइफ के अंदर? ये रूटीन है, ये ह्यूमन नेचर भी है। इख्तलाफात ज़िंदगी में किसी के साथ कभी भी हो सकते हैं, लेकिन डिपेंड ये करता है, एक तो जब आप ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं ना, तो जब तक आप किसी लेवल पे पहुंचते हैं आपके अंदर टेम्परामेंट इतना आ चुका होता है धक्के खाने के बाद कि आप बहुत ज़्यादा आपकी पेशेंस आपकी बहुत डेवलप हो चुकी होती है। अच्छा, फिर इसके अंदर होता ही है कि मेरा हमेशा से मानना ही है कि आप जैसे भी हो, आप अपनी कंपनी से लॉयल होना चाहिए, चाहे जितने भी पार्टनर हो। डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखना कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम दोनों छोटे भाइयों की तरह है मेरे, लेकिन इशू ये है कि हमारे में इख्तलाफ शायद होते हैं, लेकिन हम फिर ये देखा जाता है कि किसका पॉइंट में वजन ज़्यादा है। एट टाइम्स मेरी बात में वजन ज़्यादा होता है तो वो एक्सेप्टेड है, एट टाइम्स इसकी बात में वजन ज़्यादा होता है तो मतलब इसमें खुले दिल की बात है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चलते हैं। लेकिन आप ये सोचते हैं कि आपने एट द एंड ऑफ द डे आपने कंपनी को किसी जगह पे लेके जाना है, मतलब मेरी ज़ात से बढ़ के मेरी कंपनी है। हर आदमी जब ये सोचेगा, इसी तरह आप अगर उसको वाइडर फ्रेम में देखें तो मैं जब अपने मुल्क को अपनी ज़ात से ऊपर रखूँगा तो ज़ाहिर मैं उसकी तरक्की के लिए सोचूंगा। अपने आप से बढ़ के आगे बढ़ के जब सोचना शुरू करेंगे कोई भी हो, फिर प्रॉब्लम फिर वहीं पे आ जाती है। हमारी असल में डेवलपमेंट जो है, मतलब एज ए चाइल्ड जब हम डेवलप करते हैं बच्चों को, हम बच्चों को बहुत कुछ देते हैं, हम तरबियत के नाम पे उनको बहुत कुछ सिखाते हैं उनको, लेकिन उनके दिमाग की ग्रूमिंग नहीं कर पाते। उनको ये नहीं कर पाते कि कल को मुश्किल हालात के अंदर आपने कैसे जीना है। आप पेशेंस नहीं सिखाते ना, क्योंकि आप देखें आजकल हम सड़कों पे भी ये देख रहे हैं कि जरा सा ट्रैफिक जाम हो जाए एक दूसरे को काटने को दौड़ते हैं, हॉर्न पे हॉर्न, हॉर्न पे हॉर्न, इतनी ज्यादा पैनिक क्रिएट हो जाता है कि एक पेशेंस मैंने किसी के अंदर नहीं देखी। इसकी एक वजह ये है कि आप घर में भी देखें तो आप अगर बच्चे अगर किसी पड़ोस में लड़के आ रहे हैं तो माँ आते ही फौरन बोलती है बेटा तुमने मारा क्यों नहीं, बजाय इसके कि वो ये पूछे कि गलती किसकी थी, वो आगे से बोलते तुम हुआ क्या था, गलती मेरे बच्चे की थी या सामने वाले की थी। अगर सामने वाले की भी थी तो बेटा आपको इग्नोर करना चाहिए था, दरगुजर से काम लेना चाहिए था। ये इस तरह माशरे बनते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपको टाइम लगता है। देखिए ओवरनाइट कुछ भी कभी भी ज़िंदगी में नहीं होता, आपको जनरेशंस लग जाती हैं कौमें बनाने के लिए, आपकी कई नस्लें लगती हैं इस बात के ऊपर। इसी तरह आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखेंगे तो सालों या नस्लें लग जाती हैं। मतलब मैं अगर अपनी ज़ाती बात करूँ कि हम 7 जनरेशन से जो है बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व में, आप टाइम लगता है, आप आहिस्ता आहिस्ता उसको आप तरक्की की तरफ जाना शुरू करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप में खुद में डेवलपमेंट होती है। हम टाइम नहीं देते, ओवरनाइट अमीर होना चाहते हैं, या यूँ समझ लें हम चाहते हैं कि बस ओवरनाइट कामयाब हो जाएं। हर आदमी शायद मलिक रियाज बनना चाहता है, लेकिन मैं एक दिन में सुबह उठेगा बन जाएगा। उसके पीछे जो मेहनत है, उसके पीछे जो कई सालों की मेहनत है, वो कोई भी नहीं देखता या शायद टाइम देना नहीं चाहता। इसकी बड़ी वजह मुझे ऐसा फील होता है कि जो हमने अपने आप को लिविंग स्टैंडर्ड को खुद से मेंटेन कर लिया, अपने आप को दिखाने को हम खुद से देख लिया कि जी हमारा ये स्टैंडर्ड होना चाहिए। उस स्टैंडर्ड को मीट करने के लिए आप बाय हुक एंड बाय क्रुक कुछ भी करते हैं, अब वो सही हो चाहे गलत हो। उससे आप देखिए करप्शन भी बढ़ रही है मुल्क के अंदर, और आपकी जो सोच है वो ख़राब होती जा रही है। हम पूरी एज ए जनरेशन जो है हम बहुत पीछे चले गए, हमने कुछ भी नहीं सीखा पिछले, ख़ास तौर पे पिछले 20, 25, 30 सालों के अंदर हमने कुछ भी नहीं सीखा। हम हीरोज़ जो बनाते हैं वो पॉलिटिशियंस हैं डिफरेंट किस्म के, जिन्होंने जो बहुत ज़्यादा यूँ समझ लें दुनियावी हिसाब से अमीर लोग हैं, हमने उनको अपना हीरो बना लिया है। हम उनको अपना जिन्होंने माशरे के लिए कुछ नहीं किया या वो शायद करना चाहते ही नहीं थे। आज भी मतलब मुझे कई दफ़ा ये एहसास होता है कि लोग पॉलिटिक्स में आते क्यों हैं, मुझे हकीकत में समझ में नहीं आती लोग पॉलिटिक्स में क्यों आते हैं। अब तो मैंने देखा है कि बहुत कम रुझान लोगों का हो गया है, क्योंकि जिस तरीके की पॉलिटिक्स अभी चल रही है, सियासत आपके सामने कि मुल्क जो है वो किस जानिब जा रहा है, और लोगों का कोई फिक्र नहीं है, लोगों के बारे में कोई बात नहीं करता। आपने 1000 दफ़ा देखा है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही होती है तो उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, एक दूसरे के गुजरा के ऊपर तनकीद हो रही होती है, लेकिन आवाम के ऊपर कोई नहीं बात करता। आप इसकी देखें वजह देखें, जो पॉलिटिक्स भी एक प्योर बिजनेस बन चुका है इस वक्त। जो बच्चा मतलब फॉर एग्जांपल जो बड़े लोगों के बच्चे हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया,
वो आए, उन्होंने अपने बाप की या अपनी माँ की सीट को जो है आगे लेके चले, परस्यू कर लिया, उन्होंने परस्यू कर लिया। वो ऑलरेडी ही बड़े पॉलिटिशियंस हैं, मतलब उनका बटर एंड ब्रेड जो है वो पॉलिटिक्स ही है। सियासतदान के बच्चे ही सियासत में आना पसंद करते हैं। इस वक्त जो हमारी नौजवान नस्ल है वो भाग रही है, एलिजिबिलिटी नहीं काउंट करती जो उनके फोर फादर्स, क्योंकि उन्होंने हाँ, हम लोग बिजनेस इनहेरिट करते हैं, वो क्योंकि इसको बिजनेस समझ कर रहे हैं तो वो इसको इनहेरिटेंस पे आगे चलता जा रहा है। तो ये बेसिकली इसी वजह से अब एलिजिबल जब बंदा आएगा तो वो डिलीवर करेगा। एक कोई नई रोशनी दिखाता है, आप उसको देखें कि उसको लोगों ने कितना सपोर्ट किया, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट आप इसको छोड़ दीजिए कि उसने क्या रिजल्ट्स दिए, लेकिन लोगों ने एलीट क्लास हमारी निकली थी उस दिन वोट कास्ट करने। मैं उसका गवाह हूँ कि मैंने जो बंदे अपने वोटिंग और इलेक्शन प्रोसेस को मतलब एक अच्छी नज़र से नहीं देखते थे उस दिन निकले थे, लेकिन फिर हाल वही हुआ। तो बेसिकली जो नुकसान हमें इस हुकूमत ने पहुंचाया है, बाकी हुकूमतें ठीक है अपनी जगह सब गलत हैं, लेकिन जो नुकसान इस हुकूमत ने ना पिछलों ने अच्छा किया ना आपने इसने यूथ को डिस्टर्ब किया। बेसिकली इसने डिसअपॉइंटमेंट जो है ना वो यूथ में इस तरह हो गई है कि अब वो उनकी जो होप थी अब वो नहीं निकलेंगे। जो ये अपने तकरीर में कहते थे कि बहुत बड़ा हिस्सा कवर करती है यूथ हमारी, और हम लोग की जितनी यूथ है वो दुनिया में बहुत कम ममालिक के पास है और यूथ ही डिलीवर करती है, यूथ ही इनोवेटिव होती है, वही यूथ को आपने डिसअपॉइंट कर दिया। अब वो नहीं निकलेगी, उसको इलेक्शन प्रोसेस से अब कोई लेना देना नहीं है। जो भी अगर वो अभी भी कोई बेहतरी आज के दिन से भी अगर वो शुरू कर दें तो हालात इतने ख़राब हो गए कि आप इसको अब यहाँ संभालते संभालते भी आपका टेन्योर खत्म हो जाता है। अब तो मैं देख रही हूँ कि हर जो नौजवान नस्ल है वो शॉर्टकट ढूंढती है, यानी जिसे भी कारोबार कर रहा है या कोई भी नौकरी कर रहा है उसके अंदर शॉर्टकट ढूंढना शुरू कर दिया कि भाई शॉर्टकट मिल जाए और रातों रात ही जो है ना मैं बड़ा टाइकॉन बन जाऊं। कॉल दिस इन कॉमन लैंग्वेज जुगाड़। मतलब हम लोग उस तरफ चले गए, इस वजह से हम लोगों की एबिलिटीज जो है, हम लोग के अंदर जो इनोवेशन होनी चाहिए, स्किल्स सब गए ना, और स्किल्स की कदर भी नहीं। मैंने देखा जिस तरीके की मुआशरा चल रहा है और यहाँ पर जो है हमारी नौजवान हालांकि बहुत टैलेंटेड है, बहुत ज़्यादा, उनसे उसका स्कोप भी बहुत अच्छा है। हमारे इंजीनियर्स देख लें या हमारे दीगर जो नौजवान हैं उनको देख लें तो उनके अंदर टैलेंट भरपूर है, लेकिन जिस तरीके का दौर चल रहा है उसके अंदर वो मेहनत करना नहीं चाह रहे। अब वो कहते हैं ना एक इंसान के अंदर एक जज्बा था कि हमने मेहनत करके कुछ बनना है या आगे बढ़ना है, लेकिन अब शॉर्टकट्स की तरफ ज़्यादा आ रहे हैं। तो आप समझते हैं कि शॉर्टकट्स का रुझान ज़्यादा बढ़ चुका है? देखिए डायनामिक हम लोग बहुत हैं, लेकिन जब आपको आपकी जो एफर्ट्स हैं उसका when you are not getting in return तो डेफिनेटली डिसअपॉइंटमेंट होती है। और जब वो डिसअपॉइंटमेंट होती है तो आप मतलब डे एंड पे कर तो सिर्फ एक मतलब अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है या किसी भी तौर पर आपको माली ज़रूरत होती है। अब आपको जब उसकी ज़रूरत पूरी नहीं होगी तो आप मतलब बाकी काम आप जानते नहीं है, जो काम आप जानते हो उससे आपको रिटर्न नहीं मिल रहा, तो डेफिनेटली यू विल बी फाइंडिंग शॉर्ट वेज। शॉर्ट वेज से क्या होता है कि जो हमारे अंदर का ज़मीर है वो तो एक वक्त आता है वो भी मलामत करना छोड़ देता है और हम लोग इतने अंधे हो जाते हैं कमाई के लिए। जैसे अब आपने बताया कि हॉर्न बजाते हैं, वो बेसिकली एक तरक्की याफ्ता कौमों में आप अगर बाहर जाके देखें तो अगर कोई जानवर सामने से गुजरता है तो वो हॉर्न बजाते हैं जी, वो किसी के उतरने का इंतजार करते हैं। हमारे यहाँ और गाड़ी लगानी भी हम लोग को बेसिकली हमारे यहाँ तो लोग क्रॉसिंग के लिए खड़े रहते हैं कि भाई हमें जाने दें, हाथ भी दे रहे होते हैं कि हमें जाने दें, लेकिन पेशेंस की इतनी ज़्यादा लैक ऑफ पेशेंस है कि आप उनको गुजरने नहीं देते। आपकी अना का मसला आ जाता है कि पहले हम जाएंगे और उसके बाद फिर हम जाने देंगे। ये बेसिकली तालीम की कमी नहीं है हमारे अंदर। तालीम शायद हम लोग तालीम याफ्ता तो हो गए थोड़े बहुत, लेकिन शऊर ये और वो पढ़े लिखे लोग ही ज़्यादा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शऊर की कमी है। अगर हम लोग शऊर की तरफ थोड़ी सी हम लोग की तरफ काउंसलिंग हो और वो जो ग्रास रूट लेवल पे हमारी स्कूल या हमारे जो पेरेंट्स हैं हम लोग को गाइड करें, तरबियत इस तरह की हो, तरबियत, और वो जो वो हमारे अंदर नहीं आती, उसकी लैकनेस की वजह से हम एक माशरती तौर पर एक माजरत के साथ जानवर बन रहे हैं। ये जंगल बनता जा रहा है हमारा मुल्क जो है, जिसको हम लोग अगर अपने घर के बारे में सोचते हैं, कोई मुल्क के बारे में सोचता है तो कहते हैं आज ये समझा जाता है कि जी ये कैसी आप क्या बात कर रहे हैं कि अपना घर देखते हैं और सारे अपने आप को देखते रहो और मुल्क के बारे में कोई भी कुछ नहीं सोचता। ना हमारे हुक्मरान सोचते हैं और जो साफ सी बात है ना हमारी अवाम सोचती है इस बारे में। ठीक है, लास्ट मिनट्स रह गए, लास्ट क्या पॉइंट देंगे, क्या मैसेज देंगे यंग यूथ को? मैं देखिए मेरा तो हमेशा से एक ही पॉइंट होता है, मैंने लास्ट टाइम भी शायद आपके शो में आया था, ये कहा था कि मेहनत और मेहनत, ये कायदे आज़म भी कहते थे और ये दुनिया में तरक्की का एक ही फार्मूला है, आपने खुद से मेहनत करनी है। और देखिए यूथ के लिए मैं एक बात कहूँगी, देखिए शुरू में प्रॉब्लम्स आती हैं, हर आदमी ओवरनाइट जो है वो कामयाबी की तरफ नहीं जाता,
लेकिन उस रास्ते को छोड़ना नहीं है। आप पिच पे खड़े रहेंगे तो बॉल आएगी, आपको चांस लगेगा। वेट फॉर दैट, आप कोशिश करते चले जाएं, दिल को छोटा मत करने की ज़रूरत नहीं है, और टाइम बेसिकली अपना ज़ाया मत करें। जो जितना हो सकता है उसको किसी अच्छी चीज़ में टाइम को स्पेंड करें, किसी नॉलेज गेन करने वाली चीज़ में स्पेंड करें, बजाय इसके कि आप व्हाट्सएप के ऊपर या डिफरेंट वीडियोस के ऊपर आप चिट चैट में फ्रेंड्स के साथ। उससे अच्छा कोई आप ऐसी चीज़ में अपना टाइम स्पेंड करें जिसमें आपको नॉलेज गेन हो। वो नॉलेज ज़ाया नहीं होती, वो आज नहीं 2 साल बाद 5 साल बाद आपके काम आएगी, वो फ्रूट बन के वापस आप ही की लाइफ में आएगा। बट वेट फॉर दैट, और इंतज़ार करें, अच्छा टाइम आएगा, आता है, आप मेहनत करते हैं, अल्लाह उसका रिजल्ट ज़रूर देते हैं। ये ईमान है मेरा, और ऐसा होता है दुनिया। बिल्कुल ऐसा ही होता है। नदीम, लास्ट मैसेज क्या देंगे? मेरा लास्ट मैसेज, अगर हम लोग ये जो पॉइंट है ब्लेम गेम जो हुक्मरान कर रहे हैं वो भी इस चीज़ को अगर थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। और हम लोग क्योंकि अवाम, अगर हम लोग इजी वेज ढूंढने लग गए हैं और ये कहकर कि हमारे हुक्मरान गलत हैं, वो ठीक होंगे तो हम ठीक होंगे, तो ये ब्लेम गेम को अब ख़त्म होना चाहिए। हुक्मरान अपना काम ईमानदारी और जिस काम के लिए उनको इलेक्ट किया गया उस तरह करें, और हम लोग जैसे मैं हसन साहब को सेकंड करूंगा कि अगर अब छोटी छोटी सी चीज़ को लेकर अपना टाइम वेस्ट, और बच्चे ख़ास तौर पे जो हमारे हैं पबजी वगैरह और इस तरह के उसमें, इससे बजाय ये कि वो एक कंस्ट्रक्टिव कोई काम करें और उस चीज़ को आगे लेकर चलें कि इसको हम लोग किस तरह मार्केट कर सकते हैं और आइडियाज़ लेकर आए। हमारे जो आने वाली जो नई नस्ल है, ख़ास तौर पे बिल्कुल नौजवान नस्ल जो है, उसमें बहुत एक जोश और जज्बा पाया जाता है, और वो बहुत टैलेंटेड भी है। जो हमें ज़राए मैसर नहीं थे वो आज उनको मैसर हैं, जो मीडिया उनको एक्सेस है, या जो उनको गैजेट्स के तौर पर एक्सेस है, वो शायद हमारे वक्त में इतना नहीं था। जो तरक्की कर रहा है साइंस को लेकर, हमें उस चीज़ का फ़ायदा उठाना यानी ये तमाम चीज़ें बड़ी मैटर रखती हैं, और जिस तरीके की नौजवान नस्ल हमारी इस तरफ राग़िब है, उन तमाम लोगों के लिए एक अच्छा मैसेज है कि अपने आप को जो है वो पेशेंस की तरफ लेके जाएं। सब्र होगा तो ही तमाम चीज़ें हो सकेंगी, और अपने जो इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं उनको ज़रूर इस्तेमाल करें, ताकि आगे जाकर जो है वो आप इसका फल भी आपको मिल सके। नाज़रीन, सेगमेंट का वक्त ख़त्म हो गया। बहुत शुक्रिया मेरे दोनों मौजूद मेहमान का। हसन साहब आपका भी शुक्रिया, नदीम साहब आपका भी शुक्रिया। सेगमेंट का वक्त ख़त्म हो गया, एक ब्रेक की तरफ जाऊँगी, ब्रेक के बाद नए सेगमेंट का आगाज़ करूँगी। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह।